हेलो बच्चों। एक बार फिर शुरू करते हैं अगला लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का। आज का टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का समझ लो कि सोल है, आत्मा है इस चैप्टर की। और फिर इसी के एप्लीकेशन को आगे हम लोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा, लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया आपको। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, ये भी पढ़ा था। टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ा था। टाइप्स ऑफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज बॉडी वो होती है जिसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेगेटिव चार्ज बॉडी वो होती है जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेचर ऑफ चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। फिर एक क्वेश्चन कराया था जिसमें जो है आप देख सकते हैं Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आता है, जब रिपल्सन होता है। और Q1 Q2 लेस देन जीरो, मतलब इसमें नेगेटिव आता है। नेगेटिव कब होता है, जब एक पॉजिटिव का दूसरे नेगेटिव के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो और इसके बाद आपने देखा था नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट ये था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में मैंने बताया कि चार्ज कंजर्व नेचर का होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी का होता है। चार्ज को आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था मैंने कि चार्ज को आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं कर सकते बट इंटीजर में कर सकते हैं, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। तो उसमें एक चीज और बताया था कि क्वार्क जो होता है, चार्ज ऑफ क्वार्क जो 1/3 या 2/3 होता है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कुछ छोटा होता है। फोर्थ पॉइंट मैंने बताया आपको कि लाइक चार्ज रिपेल करेंगे एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, स्केलर क्वांटिटी है तो बोल ही चुका हूँ। नेक्स्ट आप लोगों ने देखा था इसमें कि क्वेश्चन किए थे इस पे कुछ हमने। उसके बाद आपने पढ़ा था मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, एक न्यूट्रल बॉडी होती है और एक चार्ज बॉडी होती है। इन दोनों को हम कंबाइन एक कांटेक्ट मिलाते हैं, एक दूसरे से टच कराते हैं, या किसी एक कंडक्टिंग वायर से हम इसको क्या करते हैं, देख रहे हो, किसी कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जब कनेक्ट हो जाता है इस केस में, आप ये भी देख सकते हैं इसमें फिलहाल। हम्म तो इसमें देख सकते हो कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कनेक्ट हो गया तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये जो है न्यूट्रल बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है नेगेटिव चार्ज का मतलब। तो इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो ये देखा था आपने मेथड ऑफ चार्जिंग के केस में। मेथड ऑफ चार्जिंग के बाद अगर आप बात करें, मेथड ऑफ चार्जिंग में ही दूसरा था चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस केस में हमने क्या किया था, एक न्यूट्रल बॉडी को जो है एक चार्ज बॉडी के पास, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके पास जब ले जाएंगे तो क्या करेगा वो चार्ज बॉडी। मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, जैसे यहाँ देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी क्या करेगा, जब पॉजिटिव चार्ज बॉडी अब इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और इधर से हमने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने की वजह से क्या होगा, इस पूरे एरिया को ये न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। न्यूट्रल करने का मतलब अर्थ जो होता है, ये अर्थ, अर्थ में इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा मात्रा है, बहुत इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो ये क्या करता है कि जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी फ्लो करके जाता है और उस बॉडी तब तक फ्लो करता है जब तक ये न्यूट्रल नहीं हो जाता है। तो ये आपने देखा था मेथड ऑफ इंडक्शन। तीसरा पॉइंट था मेथड ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम रब करते हैं, और रब करते हैं तो रब करने के केस में जो एक चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन या तो जो है इजेक्ट हो, मतलब एक से इजेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे दूसरे वाले पर जाकर के वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये बोल सकते हो। एक लूजर होता है और एक गेनर होता है। उसके लिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी नोट करके कि आपको एक बॉडी इंसुलेटिंग बॉडी लेना है, इंसुलेटिंग बॉडी, और एक बॉडी आपकी कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, ये बताया था। इसके बाद इसके बाद हमने इस पे कुछ क्वेश्चन किए थे। चलिए तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आज का टॉपिक अपना क्या है, आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्लास 12 कूलम्स लॉ। ठीक है, तो चलिए भाई नीट निकालने की कोशिश करते हैं। नीट निकलेगा, जरूर निकलेगा, बस रेगुलर आप पढ़ते रहें, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जा रही है उसको फॉलो करें। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहें। चैप्टर के एंड में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हुए हैं चार्ज एंड फील्ड से, चैप्टर एंड होने के बाद एक एक क्वेश्चन कराएंगे नीट का, एक एक क्वेश्चन जो भी आज तक पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आज जानते हैं कि ये कूलम्स लॉ क्या है।
आइए कूलम्स लॉ के बारे में जानते हैं। तो भैया अपना नोट्स बनाना जो है स्टार्ट कर दो, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, नीट के लिए फार्मूला और सारी चीजें, हर एक पॉइंट स्पेशली नीट के लिए चैनल है, साफ साफ लिखा हुआ है नीट फिजिक्स बेटा, हर एक चीज कवर होगा, हर एक पॉइंट कवर होगा, और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे कंप्लीट फॉलो करने की जरूरत है। आइए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम साहब ने क्या बताया था? कूलम साहब, अब इसके लिए थोड़ा सा ग्रेविटेशन का आप याद रखो। कूलम साहब ने बोला कि अगर एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, कूलम साहब ने एक्सपेरिमेंट जब किया तो दो चार्ज ले लिए, और ये चार्ज जो है बेटा पॉइंट चार्ज होने चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? पॉइंट चार्ज होने चाहिए। तो पॉइंट चार्ज, इन दो चार्ज लिए, और ये बहुत छोटे चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, इसको उन्होंने r डिस्टेंस पर रख दिया। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर? r डिस्टेंस पर। r डिस्टेंस पर रख दिया। r डिस्टेंस पर रखने के बाद उन्होंने ये देखा कि ये Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 के ऊपर, फोर्स ऑन 2/1 इस डायरेक्शन में लगा रहा है, और Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन 1/2, 1/2 फोर्स लगा रहा है। तो फाइनली रिजल्ट ये निकल के आया कि इन्होंने बोला कि भाई जब दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बस फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर लगा रहा है, इसके ऊपर लगा रहा है, और ये स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी हैं, दोनों मूव थोड़ी ना कर रहे, स्टेशनरी हैं, तो उनको ये समझ में आया कि ये जो फोर्स है ये इक्वल है। एक तो इसको इन्होंने बोला कि फोर्स जो है एक दूसरे के इक्वल है, फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1। ये चीजें समझ में आई, लेकिन एक चीज और, इसका डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स ऑन 1/2 एंड इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1, ये नेगेटिव साइन इसके साथ, नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स ऑन 2/1 अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑन 1/2 x के नेगेटिव डायरेक्शन में है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन भले अपोजिट है बेटा, डायरेक्शन भले अपोजिट है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स ऑन 2/1 ये सेम होगा। इस मैग्नीट्यूड को हमने बोल दिया f। उन्होंने कहा कि अब ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा वो होगा इस दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज को जितना बढ़ाओगे, जैसे मान लो चार्ज की जगह मैग्नेट होते हैं, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उतना ज्यादा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल करना करेगा। फील कर सकते हो इस चीज को? जितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी चार्ज की, जैसे मान लो कहीं आग जल रही है, उस आग में आग और घी डालते जाओ, घी डालते जाओ, घी डालते जाओ, तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, रेडिएशन बढ़ता जाएगा। ऐसा कुछ है कि फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। और दूसरा इन्होंने बताया कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब इन चार्ज के बीच की दूरियां बढ़ाते जाओ, दूरियां बढ़ जाने से प्यार कम हो जाता है। ऐसे ही समझो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब जैसे ये दोनों चार्ज बड़े अच्छे दोस्त थे, इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ाते जाओ, Q1 को यहां कर दिया, Q2 के बीच, Q2 को यहां कर दिया, तो दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गई। R बढ़ाने से इन दोनों के बीच रिलेशन में फोर्स में कमी आ जाएगी। फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है वैसे वैसे फोर्स कम होता जाता है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। अब फोर्स को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, फोर्स बढ़ाने के लिए केवल दो चीजें, डिस्टेंस कम कर दो, चार्ज को बढ़ा दो। तो ये सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं। तो कूलम्स ने यही बता दिया। ये जो ये चीज आप देख रहे हो, इसी से इसका स्टेटमेंट आप बना सकते हो, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बोर्ड में अगर पूछता है तो। बाकी क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि F इज, देखो एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, फार्मूला बता के उसमें 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया जो है ये ऐसे होगा वैसे होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद दुनिया का कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज।
अब सोचो F इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कांस्टेंट आएगा, स्मॉल के लिख लेना, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये इनका डेरिवेशन पार्ट हो जाता है कंप्लीट फोर्स का। कूलम साहब का जो फोर्स, इन्होंने जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला, इन्होंने क्या बताया कि लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो स्टेटमेंट इसका क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, according to Coulomb's law, magnitude of force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them. Inversely proportional to the square of distance between them. मतलब दो चार्ज की मैग्नीट्यूड को आप जितना बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतना बढ़ता जाएगा, और डिस्टेंस जितना, मैंने बोला ना दूरियां बढ़ने से संबंध फिर धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं, ऐसे ही फोर्स कम हो जाता है, बड़ा कम हो जाता है बेटा। तो इसीलिए आपस में प्यार बनाए रखने के लिए पास रहना जरूरी होता है। तो फोर्स को आपको अगर मेंटेन रखना है, फोर्स वहां पर ज्यादा लगे तो उसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो ये कूलम्स लॉ। अब इसमें के क्या है, वेयर के इज, के की अलग कहानी है यहाँ पे, वेयर के के बारे में अगर देखें तो ये इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको 9 इंटू 10⁻⁹ लिखा जाना है। अब यहाँ ये एप्सिलॉन जो आप देख रहे हैं ये अपनी अलग कहानी कहता है। एप्सिलॉन नॉट जो होता है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी होती है फ्री स्पेस में। हाँ, मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है। इन चार्ज को अगर आपने फ्री स्पेस में रखा है तो ये चीज आएगा, लेकिन अगर इस चार्ज को ले जाकर के पानी के अंदर रखोगे तो फोर्स में चेंज आएगा, बिकॉज जो ये फोर्स है ना ये मीडियम पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। तो अब दूसरी बात, अब 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ जाता है, ये पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ, यूनिट क्या होगा इसका, तो याद थोड़ी ना करना है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट याद है, ये F जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन लिखना चाहो तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर जो दे रहा है, यहाँ से एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर लिख सकते हो। Q1 बोले तो चार्ज, चार्ज की जो यूनिट होती है क्या होती है, कूलम, तो कूलम इंटू दूसरा चार्ज कूलम, कूलम इंटू कूलम डिवाइड बाई 4 पाई तो नंबर है और नंबर का यूनिट नहीं होता है, F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, R मतलब डिस्टेंस है, तो इस मीटर स्क्वायर हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का एक चीज और 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये तो नीट में भी पूछा गया है, इसका डायमेंशन, डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का क्या है भाई, अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो चार्ज के बारे में अगर बात करें, चार्ज का जो डायमेंशन आपका होता है कि डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज जो है आपको पता होना चाहिए इसके लिए, तो Q इज इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा होगा I इंटू टी। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज अगर यहाँ पे निकाल लो, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, I मतलब A T और टाइम मतलब T। चार्ज का डायमेंशन आप यूज करेंगे AT, तो 2 बार चार्ज है तो AT इंटू AT, A2 इंटू AT डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर है तुम्हारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बोले तो फोर्स, यूनिट से फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना जरूरी है बेटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो m_l_t-2 m_l_t-2, मीटर स्क्वायर बोले तो लेंथ L स्क्वायर। अब इसको एक साथ अगर लिख लो तो A² T² डिवाइड बाई M L 3T-2
एक साथ फाइनल लिखने जा रहा हूं m-1। m देखो नीचे से ऊपर गया, यहाँ पावर क्या है 1 है, ऊपर गया -1। l पर कितना है 3 है, तो l पर बेटा हो जाएगा ये -3। t देखो 2 ऊपर है, -2 नीचे है, तो t पर 4 हो गया बेटा। a पर 2 रहेगा। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और ये नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। तो ये था आपका कूलम्स लॉ का डेरिवेशन और एप्सिलॉन नॉट की कहानी। अब इसके कूलम्स लॉ के और भी जो फीचर्स हैं उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें देखा कि स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो कि फोर्स इज डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स है ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, इस चीज का प्लीज ध्यान रखना है आपको। तो F इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एप्सिलॉन नॉट की जो फ्री स्पेस में वैल्यू होती है वो कितनी है 8.85 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या है कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आ गया m-1 l-3 t टू द पावर 4 a2। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद देखिए इसका वेक्टर फॉर्मेट बड़ा कभी कभी पूछा गया है कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को क्या लिख सकते हो कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, एकदम आसान, कि आपको जो है लगेगा ही नहीं कि अरे ऐसे भी हो सकता है क्या। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। बस तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा ही पता होना चाहिए कि कौन सा स्केलर होता है कौन सा वेक्टर होता है। तो देखो भाई, F इज इक्वल टू, फार्मूला आपने ये देखा, F इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब देखो इसमें ये देखना है ना कि कौन सी क्वांटिटी, ये अगर आपको आता है जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, तुरंत आप फाइंड कर सकते हैं और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे कांस्टेंट चल रहा है। चार्ज, चार्ज को जानना है, मैंने प्रॉपर्टी भी बताया था, याद करो, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये स्केलर है तो ये तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, कोई इसको छेड़ेगा नहीं। आर स्क्वायर, और देखो आर क्या था, एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की डिस्टेंस थी और इसको हम यूनिट वेक्टर आर बोल सकते हैं। कहीं भी यूनिट वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लो वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू, यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं वेक्टर आर डिवाइड बाई मॉड आर। भैया ये चीज आपको क्लास 11th में पढ़नी चाहिए थी यूनिट वेक्टर में। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको बता दें, साइड में देखें। अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर आर डिवाइड बाई मॉड ऑफ आर, मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, वेक्टर आर डिवाइड बाई, मॉड का मतलब क्या होता है कि उसका रूट के अंदर स्क्वायर, तो इसका मतलब वेक्टर आर डिवाइड बाई आर हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को हम ये लिख सकते हैं। अच्छा अब देखो, तो यूनिट वेक्टर को मैंने वही लिखा, यहाँ पे मॉड है, ये ब्रैकेट नहीं समझना, ये मॉड है, मॉड। तो इसका मतलब अब देखो क्या लिखा जा सकता है वेक्टर फॉर्म में कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इनटू वेक्टर आर डिवाइड बाई आर आएगा, देख रहे हो यहाँ से। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर क्यूब इनटू वेक्टर आर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एमसीक्यू में आ जाता है भी कि भाई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को आप इस तरीके से लिख सकते हो। बोर्ड में तो कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन और नीट में भी पूछा हुआ है इस पर क्वेश्चन। अच्छा, अभी क्वेश्चन पे भी आते हैं। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट में हम वेक्टर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं कूलम्स लॉ के, वो जानना भी आपको जरूरी है। देखिए क्या है वो की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
important points related to या regarding Coulomb's law. कूलम्स लॉ के बिहाफ पर अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताएंगे, ये देखिए पहला पॉइंट। सबसे पहले देखो ये अब एक चीज आपने देखा है, क्वेश्चन आया था एक बार कि ये कूलम्स लॉ न्यूटन के किस लॉ को फॉलो करता है। ये भैया फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ को। कैसे फॉलो करता है, आपने देखा फोर्स ऑन 1/2 इज इक्वल टू फोर्स ऑन 2/1। अब ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है कि नहीं, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बिहाफ पर अगर देखो तो ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ, इट फॉलो न्यूटन थर्ड लॉ। सेकेंड वन इज, दूसरा पॉइंट क्या समझ सकते हैं, ये किस टाइप का फोर्स होता है। दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। एपीएमसीक्यू क्वेश्चन में काम आ सकता है। तो भैया ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स के बाद तीसरा पॉइंट की अगर बात करें, ये इट इज अप्लीकेबल ओनली। ये भी लिमिटेशन करके भी आता है, सारी बातें जो बता रहा हूं मैं। अप्लीकेबल इट इज अरे हाँ, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लीकेबल होता है। बहुत अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ बहुत बड़े बड़े चार्ज हैं, लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता। या तो उसको इतना दूर रख दो, जैसे मून और अर्थ। अर्थ से अगर हम मून को देखते हैं तो पॉइंट दिखता है, मून से अगर अर्थ को देखेंगे तो पॉइंट दिखेगा। तो इसके बीच में ग्रेविटेशन, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में देखा था ना कि मास शुड बी पॉइंट मास, ऐसे यहाँ पर चार्ज शुड बी एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि कूलम्ब फोर्स वही होता है कि चार्ज जो है, चार्ज शुड बी पॉइंट चार्जेज। अगर चार्ज पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, शुड बी पॉइंट चार्ज, तो कूलम्ब फोर्स वहां पर वैलिड नहीं होगा, पॉइंट चार्जेज। वहां पर इफेक्ट आ जाएगा इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो सारी चीजें, तो उस पर उतना ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, तो बस पॉइंट चार्ज थर्ड लॉ इसको फॉलो करता है। एक चीज और इसमें बता दें, पांचवा पॉइंट जो है इसमें नोट कर सकते हो आप, क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। यार बहुत ज्यादा होता है। अभी इस पर मैं क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। अप्रोक्सीमेट ये 4 इंटू 10 टू द पावर, पता है 4 इंटू 10 टू द पावर 43 के अप्रोक्सीमेट जाता है। 4 इंटू 10 टू द पावर 43 टाइम्स ज्यादा होता है, टाइम्स ग्रेटर देन gravitational force. Fe is 4 into 10 to the power 43 टाइम्स ग्रेटर देन इतना। अब सोच लो कैसे होता होगा इतना ज्यादा। अभी इसको जो है क्वेश्चन से ही करके देखते हैं। अच्छा, इसके बाद एक सिंपल सा, अब एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, उस एग्जांपल को समझना। चलिए, क्वेश्चन ये है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है और भैया एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1.6, वो है 1.6 सेंटीमीटर। इसको कर दिया इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो Q1 और Q2।
और आर की वैल्यू आपके सामने, दिस इज आर। तो आपको बताना है कि इसमें फोर्स कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और नेचर बताना है। नेचर क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इट्स नेचर, एंड इट्स नेचर। तो देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू, सीधे सीधे लगा दें, 9 इंटू 10⁻⁹, या के लिख सकते हो Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर है यार। तो 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की जगह इलेक्ट्रॉन बोले तो Q1 हो गया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। वैसे निगेटिव होता है, माइनस आया, अगर माइनस लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। प्रोटॉन का चार्ज होता है भाई 1.6 10⁻⁻⁹, डिवाइड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर, बोले तो 1.6 इंटू 10⁻⁻² ऑफ होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, सेम निगेटिव साइन आ रहा था, इससे पता चल गया निगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि फोर्स कैसा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव अपोजिट है, तो अट्रैक्शन होगा, नेचर तो पता चल गया। तो -9 इंटू 10⁻, यहाँ देखो -19 ये आ जाएगा, तो -19 से यहाँ -10, और ये हो गया -29, तो -29 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 1.6, यहाँ भी आ रहा है क्योंकि स्क्वायर है, और 10⁻⁻⁴ आ रहा है। तो भैया इसको काट डालो, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई -9 इंटू 10⁻⁻29 और +4, तो ये आ गया -25 न्यूटन। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ नेचर इसका कैसा आया, अट्रैक्टिव आया। यार एक पॉजिटिव है, यहाँ देखो एक इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, यही तो होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आपका अट्रैक्शन हो जाएगा। अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हमेशा देखो दो अलग अलग जेंडर के बीच में होता है, जैसे इंसानों में, वैसे यहाँ भी है, सिंपल सा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव। अब सोचो अगर अलग अलग, जैसे एक मेल एक फीमेल, उसके बीच में होता है ना अट्रैक्शन, अगर दो मेल मेल के बीच में या दो फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो उसको क्या कहा जाएगा, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। तो उससे कोरिलेट करके इसको समझ लो, समझने के लिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस समझने के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, अपोजिट नेचर की जो चीजें होती हैं वही अट्रैक्शन होता है। अब जैसे मान लो एक लड़का और लड़की के बीच में क्या अट्रैक्शन होगा, दो लड़के लड़के के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, अपोजिट नेचर के हैं ना, तो उसको फिजिक्स से कोरिलेट करके समझो बेटा, नेगेटिव में मत जाना। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर देखिए क्या हुआ, देखिए कुछ ऐसा था अगला क्वेश्चन कि 92 यूरेनियम 238 gives 2He4 plus 90 थोरियम 234। ये इक्वेशन है हमारे पास, 92 यूरेनियम 238 gives 2He4 plus 90 है, थोरियम 234। इसमें आपको फाइंड करना है, ये बोला गया एट एनी स्टेट अल्फा पार्टिकल, ये जो रिलीज होता है ना ये 2He4 को हम अल्फा पार्टिकल, क्वेश्चन पूरा सुन लें। ये बोला गया है कि न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 238 emits alpha particle 2He4, अल्फा पार्टिकल है एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4 दिखाई दे रहा है आपको। एट एनी इंस्टेंट अल्फा पार्टिकल इज एट डिस्टेंस, अल्फा पार्टिकल इज डिस्टेंस, यहाँ पे इन्होंने आर की वैल्यू दे रखी है, ये बोल रहे हैं कि 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है, -15 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम, व्हाट इज द फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो इसका इनको फोर्स फाइंड करना है। अब देख लेते हैं क्या हो जाएगा। अब देखो दो बातें हैं,
92 यूरेनियम 238 है, चार्ज कितना होगा? 92 यूरेनियम, अब इसको मान लो ये Q1, Q1 92 यूरेनियम इलेक्ट्रॉनिक, जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो नंबर ऑफ वहां पर आप प्रोटॉन देख रहे हो ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है, तो इसका चार्ज हो गया 92 E। अब दूसरा थोरियम पे आ जाओ, इसका चार्ज, ये तो यूरेनियम का हो गया, 9Q2 90 इलेक्ट्रॉन। अब ये सोच रहे हो कि एक अल्फा पार्टिकल यार रिलीज हुआ है, अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, एमिट हो गया यहां से, तो न्यूक्लियस किस चीज का बचा है अभी? 90 का, 90 थोरियम 234 का बना हुआ है। तो पहले चार्ज कितना था? Q1 चार्ज आपको पता है कंजर्व होता है, एक चीज ऊपर गया है बस। यहाँ भी न्यूक्लियस के पास अगर 90 थोरियम है तो पूछा है क्या फोर्स अब लग, तो फिर क्या फोर्स लग रहा होगा? तो सिंपल सी बात है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। Q2, एक मिनट बेटा, थोड़ा हाँ। अब दूसरा क्या है? अल्फा पार्टिकल। अरे यार पेन जो है, पेन आ जाओ। राइट, हाँ। अब देखिए दूसरा एक है, ये आप इससे चार्ज निकालिए, स्टार्टिंग में ये था अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ जो इमिट हुआ चार्ज। देखो यहाँ पर एक चीज है और डाउट में जाएंगी, कोई बॉडी कितना चार्ज हुई यार? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से और फिर से समझ लो कि ये है 92 यूरेनियम, 92 यूरेनियम 238, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है। अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, जब एक अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक है, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, तो बताइए अल्फा पार्टिकल का मतलब कितना? +2E। अल्फा पार्टिकल का मतलब +2E। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल जो हुआ रिलीज तो हुआ कहां से? अभी ये 92 यूरेनियम, ये मैं समझा रहा था आपको 92, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ अभी ये समझा रहा था मैं कि जैसे क्या है यार, चलो हाँ Q1। अब सोचिए, ऐसे सोचिए 90, सॉरी यार कहाँ चलो, हाँ अब देखो ऐसे समझो 92 यूरेनियम 238 है, एक न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम से एक अल्फा पार्टिकल निकल लिया, तो एक तो चार्ज बॉडी वो हो गया क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक चार्ज बॉडी वो हुआ। अभी मैंने Q1 92 लिखा था, क्या वो चार्ज था? नहीं, वो न्यूट्रल था। अब देखो अगर, और दूसरा ये इसी में से, इसी एटम से निकल के बना 90 थोरियम 234, दूसरा चार्ज बॉडी ये बनाया, उसको पहला मान लो 92 -2, ऐसे लिख सकते हैं 92E-2E इज इक्वल टू 90E लिख सकते हैं। समझना ध्यान से, मान लो ये हमारा एटम, ये यूरेनियम है, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाल दिया, एक चार्ज हो गया। अल्फा पार्टिकल के बाद और क्या बना इसके साथ? अब इसका नाम क्या हो गया? 90 थोरियम 234। इसका मतलब ये भी तो चार्ज है, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकला यार, इलेक्ट्रॉन निकला तो निकला कि एक पार्टिकल बना, तो वो तो एक चार्ज बॉडी हो ही गया। और दूसरा ये भी तो हुआ, समझ पा रहे हो, ये भी तो चार्ज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो गए। तो इसका मतलब यहाँ 2 चार्ज जो बन रहे हैं वो बन रहा है एक हीलियम का, एक अल्फा पार्टिकल का, और एक थोरियम का बन रहा है। 92 यूरेनियम उसके साथ रिएक्शन हुआ, उसके बाद ये सारी चीजें आई। तो यहाँ बेसिकली इसी चीज में केवल डाउट आता है, इसीलिए मैंने इस पर टाइम दिया। अच्छा अब फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स क्या आ जाएगा? आर की वैल्यू गिवन है, तो F इज इक्वल टू, आप फार्मूला लगा लें, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ रख लें, Q1 की जगह आपको लिखना है 90E
तो 90 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 लिखना है। Q2 की जगह 2e लिखना है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 एंड होल डिवाइड बाय आपको लिखना है r की वैल्यू 9 इंटू 10 टू 9 इंटू 9 स्क्वायर कर दे रहा हूँ 10 टू द पावर माइनस 15 को 9 30 कर देंगे। तो भैया देखो एक 9 ये एक 9 ये एक 9 ये एक 9 ये ऊपर कट गया, हाँ 10 बच गया। तो ये 2 इंटू 1.6 1.6 इंटू 1.6 तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 2 है तो 2.56 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस ये 30 ऊपर जाएगा प्लस 30। तो यार इस तरीके से इसको लिख सकते हो 2 2 6 12 2 5 6 10 1 11 हो गया और 2 2 4 1 5 5.12 इंटू 10 टू द पावर ये देखो यहां से आएगा 10 टू द पावर 10 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन अगर ले इसमें से डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने के लिए ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं यार। अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद अभी न्यूमेरिकल और करेंगे हम बहुत सारे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, ठीक है, मान लो एक चार्ज है यहाँ Q1, इस पर कोई एक फोर्स लगा रहा है, इस पर एक फोर्स लगा रहा है कोई, यहाँ पर एक चार्ज है Q2, यहाँ पर डिस्टेंस हो गई R1, यहाँ से Q3 कोई ये R2 डिस्टेंस, यहाँ से Q4 ये R3 डिस्टेंस, ये मान लीजिए ऐसे ही Q4 हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें ऐसे Qn n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं यार, और यहाँ पर इसको Rn लिख लो। अब ये देखो Q2 Q1 पर अगर एक ही पॉइंट पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब सुपर पोजीशन, एक ऐसा पोजीशन जो सब किसी के लिए बहुत सुपर है, हाँ सुपर है, कोई इंसान जो बहुत सुपर है ऐसे बोला जाता है। तो इस Q1 पॉइंट पर आपको चार्ज लगाना, इस पॉइंट पर फोर्स लगाना। अब देखो इसमें फोर्सवा लगा दो भैया, Q1 पर जब फोर्सवा लगेगा, अब सोचो Q2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसको रिपेल कर देगा, रिपेल कर दिया। जरूरी नहीं है कि भैया हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। Q3 जब इसे ओवर फोर्स लगाने आएगा तो भी इसको रिपेल कर देगा, इसको रिपेल कर दिया कि चलो दूर निकलो। Q4 आया तो ये भी इसको रिपेल कर दिया, कहा भाग यहां से, भगा दिया इसको। Qn भी लाया तो ये भी भगा दिया, Q इस पर भी क्या आ गया, Fn आ गया। तो कहने का मतलब क्या है इसका, इसमें ये कहा गया है कि जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स एट एनी पॉइंट, प्लीज ध्यान से समझिएगा, एफ नेट, नेट फोर्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द, या रिजल्टेंट फोर्स एट एनी पॉइंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेज, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेज F3 सो ऑन Fn हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो नेट फोर्स किसी एक पॉइंट पर लगता है वो अदर फोर्सेस के यार वेक्टर सम के बराबर होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब इसको आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अपने सेंटेंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेट फोर्स एट एनी चार्ज या any point of charge is equal to the vector sum of all the other forces act on it.
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट बन जाएगा। बाकी लॉजिक तो बेटा यही है। क्या लॉजिक है? एफ नेट इज इक्वल टू एफ वन प्लस वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द नेट फोर्स। यार सिंपल सा लॉजिक है। मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में इसको लिखना होता है। फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड लिख लो, एफ नेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ टू प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ थ्री, so on like this, plus fn। नाउ अब इसके बिहाफ पर बहुत से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप कर सकते हो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट पर। अगर देखें कि कितने सारे फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे थे, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, और वो एग्जांपल अपने पास ये है। ये देखो, ये है अपना ये चीज, ये एक लाइन है। इस लाइन पर ये पॉइंट है, मान लो 0, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, अरे यार ऐसे बहुत हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ऑल इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। नाउ 2 microcoulomb charge is placed at 0, 2 microcoulomb charge placed at 0, 2 microcoulomb charge is placed at 2, and 2 microcoulomb charge placed at 4, 2 microcoulomb charge placed at 8, 2 microcoulomb charge placed at 16। क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नेट फोर्स एट 2 सेंटीमीटर। ये जो आप 2 सेंटीमीटर देख रहे हैं ना, 2 सेंटीमीटर आपको नेट फोर्स निकाल के दे देना है। आप सोचो 2 सेंटीमीटर पे फोर्स, अब ये 2 सेंटीमीटर पर फोर्स आपको निकालना है, तो 2 सेंटीमीटर पर फोर्स निकालने के लिए क्या करें? अब क्या करना है, इसी पॉइंट पर ये देखना है कि कौन फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा। अब देख लो, अगर इसको ऐसे बनाया बीडी टाइप का, 2 सेंटीमीटर ये है और एक चार्ज यहाँ रखा है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम यहाँ रखा है। अब ये इसके ऊपर यार फोर्स लगाना चाहता है, तो क्या करेगा, इसको रिपील कर देगा। पहला फोर्स ही मान लिया कि ये हो गया F1। यहाँ एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ 4 सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे, तो ये इसको भी इधर रिपेल कर देगा। डायरेक्शन देखो, इसका इसको रिपेल करेगा और 2 सेंटीमीटर पे हमें निकालना। हमारा टारगेट है कि नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा होगा। अगला है 8 सेंटीमीटर पे, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो 8 सेंटीमीटर पे भी 2 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब इस पर भी इसी डायरेक्शन में इसको रिपेल कर देगा। भैया बल निकलो यहाँ से। 8 सेंटीमीटर के बाद है यार 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर पर भी ये रिपेल कर देगा, कहेगा चल भाग यहाँ से। तो सारा का सारा फोर्स देखो, 3 फोर्स इस डायरेक्शन में, 1 फोर्स इस डायरेक्शन में, और हमें निकालना है कहाँ पर, हमें निकालना है इस पॉइंट पर, 0.2 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो 2 सेंटीमीटर पे जो है इस पॉइंट पर निकालना है, इस पर नेट फोर्स। तो एफ नेट इज इक्वल टू, फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला लग जाएगा तुरंत, क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू, देखो एफ नेट इज इक्वल टू, यार F1 अपोजिट है इन सब फोर्स के, तो माइनस F1 लिख लिया, उसको F2 लिख दिया, प्लस F3 लिख दिया, प्लस F4 लिख दिया। क्यों? अरे इधर वाले को पॉजिटिव ले लिया, तीनों सेम में लग रहे हैं, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसीलिए हमने उसको ऐसा ले लिया। और ये F1 जो है एक्स के नेगेटिव में लग रहा है, तो इसको ऐसा ले लिया। तो माइनस F1 मतलब माइनस के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, R1 स्क्वायर ले लो, प्लस के Q2 Q, देखो Q1 है, ये इसको Q1 मान लिया है, सब बराबर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब में चार्ज बराबर है, उसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। तो Q Q Q Q Q Q1 Q2 सबको कर ले क्या, सब बराबर है ना, ये भी Q1 ये भी Q2 डिवाइड बाई R2 स्क्वायर प्लस के Q1 ये बनता Q1
Q2 divided by R3 square plus K Q1 Q2 डिवाइड बाई R4 स्क्वायर। यार इसको लिख सकते हो ना, ये देखो Q1 Q2 बाई R1 और R2 दोनों बराबर है, कैसे? 2 सेंटीमीटर, ये देखो जीरो था, जीरो से 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस, R1 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो माइनस के 2 इंटू 2 इंटू 10 टू दावर -6 -6 10 टू दावर -12 हो जाएगा, डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, R1 के साथ 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू दावर -2 ऑफ होल स्क्वायर, लिख दे रहा हूँ एक स्टेप पूरा, प्लस के Q1 की जगह कितना 2 इंटू 10 टू दावर -6 2 इंटू 10 टू दावर -6 2 इंटू 10 टू दावर -12 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू दावर -2 ऑफ होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ो, प्लस के फिर हो जाएगा भाई 2 इंटू 10 टू दावर -12 डिवाइड बाई आर स्क्वायर बोले तो, अब देखो तीसरा चार्ज, ये चार्ज 2 सेंटीमीटर से कितना दूर है, 2 से 8 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, तो 6, तो 6 इंटू 10 टू दावर -2 ऑफ होल स्क्वायर के प्लस के 2 इंटू 10 टू दावर -12 डिवाइड बाई, अब सोचिए यहां से 2 से लेकर के 16 तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 14, तो 14 इंटू 10 टू दावर -2 ऑफ होल स्क्वायर। यार ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है, ये माइनस है प्लस, तो ये पूरे से कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, इन दोनों को सॉल्व कर लेना, के 2 इंटू ऊपर वाला सब कॉमन हो जाएगा, नीचे 6 का स्क्वायर 36 इंटू पावर -4, 14 का स्क्वायर 196 इंटू 10 टू द पावर -4। मुझे लॉजिक बताना था कि करना कैसे है। इस तरह से अगर आप देखें इसको सॉल्व करके तो फाइनल इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको मिल जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका, सॉरी +3 न्यूटन आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ +Q, इस तरह से पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, प्लेस एट द 5 वर्सेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। कुछ ऐसा है बेटा, ये देखो, ये 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 एक हेक्सागन है, हेक्सागन पे मैंने सॉरी, यहां पर देखो, कलर चेंज कर लें, पियरी पहना लें, अरे भैया कहाँ चला गया, यहाँ है, ये लो पीला कलर ले लिया, और यहाँ पे देखो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, नामकरण कर लें इसका ए बी, भैया ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया आपका डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया एफ। तो ए सबसे पहला, यहाँ पे जो चार्ज है उसको हमने कंसीडर कर लिया Q1, यहाँ पे जो चार्ज है वो है Q2, यहाँ पे जो चार्ज है वो है Q3, यहाँ पे जो चार्ज है वो है Q4, क्या है Q4, ये क्या है Q5, ये क्या है Q6, Q1 Q2 Q3 Q4 Q6, ये चार्जेस जो देख रहे हो सभी कॉर्नर पे रखे हुए हैं। ये बोला जा रहा है कि वैल्यू +Q आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्सेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन साइड ए। इनका जो साइड है ना बेटा, इसके साइड को इन्होंने ले लिया है ए, साइड है हेक्सागन का ए, और ये Q1 जो है Q2 जो है सब बराबर है, Q3 जो है Q4 है Q5 है, ठीक है, Q6 है, सब जानते हो किसके बराबर दिया है इन्होंने, कह रहे हैं Q के बराबर है। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्वेश्चन ध्यान से समझने के बाद आप देखिए आगे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे इसमें दिया हुआ है कि भाई ए मीटर है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, प्लीज पॉइंट चार्ज -Q, -Q which is placed at the center,
प्लीज। इसके सेंटर पर रखा हुआ है एक चार्ज और इसको आपको बताना है कि नेट फोर्स क्या होगा। यार 5 नहीं 6 है। ये देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां इस पे फोर्स लगेगा, यहां से इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, यहां से इस पे फोर्स लगेगा। हर एक पॉइंट पर आप देख रहे हो कि फोर्स लगता चला जाएगा। और ये देख रहे हो यहां से इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा। यार एक चीज है, ये चार्ज इसमें देखो अट्रैक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, सब इसको अट्रैक्ट करेंगे, सब इसको अट्रैक्शन। क्योंकि एक बेचारी एक बेचारा सॉरी एक बेचारा चार्ज नेगेटिव 6 पॉजिटिव चार्जों से घिरा हुआ है और सब उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और सब सेम फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये भी देख लो इन सबकी कहानी, सब सेम फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो अपनी तरफ सेम फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो कैसे क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को आप आराम से कभी भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक पार्ट में काट दिया, जैसे मान लो ये जो है यहाँ से एक पार्ट इसका मैंने काट के निकाला, एक पार्ट काट के निकाला, ये सेंटर है, जो सेंटर को आप नामकरण कर लो कि सेंटर ओ है, सेंटर जो है ये ओ है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन का लॉजिक समझ लो, फिर हेक्सागन के सारे क्वेश्चन। पॉइंट ओ मान लिया, पॉइंट ओ के बाद अगर देखें आप, चलिए ई वाला निकाला है कि ये ई पॉइंट है, ई हो गया, और ये पॉइंट हमने ले लिया, डी ले लिया भाई, डी पॉइंट हो गया। चलो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, प्लीज ध्यान से समझें, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा। यार कोई भी क्वेश्चन हो, पूरा ई से डी तक कितना था, ए था, तो भाई ई से डी, अब ये पॉइंट यहां से अगर देखो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। कैसे, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो यार ये भी तो 60 होगा। तो अगर ये आपका a/2 है, प्लीज ध्यान दे से समझो, बहुत ही आसान सा प्यारा सा कंसेप्ट है। अब ये देख लो cos 60 इज इक्वल टू क्या लिख सकते थे, कैसे आया है, cos 60 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मान लो x है, एक से बता दे रहा हूँ, एक में तो लिख दिया मैंने, एक में मैं बता दे रहा हूँ कैसे हुआ। cos 60 इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस कितना है बताओ, ये हाइपोटेनियस कितना है, ये तो हमें नहीं पता, r है, निकाल लेते हैं। और ये x क्या है, x की वैल्यू a/2, अरे यार ये a/2 है तो ये भी a/2 होगी। चलो हटा दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ अब यहाँ पे मैंने a/2 लिख दिया, a/2, ये भी a/2 है। यार cos 60 इज इक्वल टू, देखो ये a/2, cos 60 इज इक्वल टू बेस a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2 डिवाइड बाय cos 60 क्या होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई, a। यार ये सब पीएचडी करने से अच्छा है एक सिंपल सा लॉजिक याद रखो, अगर हेक्सागन है, अगर हेक्सागन है तो हेक्सागन के केस में क्या हो जाता है, और सारे देख रहे हो हेक्सागन है, सारे साइड्स बराबर हैं। इस केस में ये होता है कि इसका जो साइड होता है वो उसके सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक की डिस्टेंस होती है। सिंपल सा लॉजिक है, उसका जो रेडियस होता है ना, उसका एक साइड जो होता है उसके बराबर होता है। अब ऐसे तो ये कहीं नोट करके याद रखो, आपका टाइम बच जाएगा यार, फालतू का पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हेक्सागन है, ए साइड है इसका बोला गया, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर हो जाएगी। तो आई थिंक आप ये नहीं करेंगे जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो, आप यही करिएगा कि सेंटर से इसके कॉर्नर की जो डिस्टेंस है उसको आप सीधे सीधे ए ले लीजिएगा, प्रूफ करके देखेंगे तब भी वही आएगा। बट आप सिंपल है सॉल्व कर ले। और एक चीज और बड़ी प्यारी है, यहाँ पर क्या देखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए एक फोर्स जो लग रहा है इसके और इसके बीच में, वो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि यार फोर्स जो है ना वो कैसा है, अट्रैक्टिव है। Q1 Q2 Q3 सब Q के बराबर है, तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बोले तो एक माइनस है तो माइनस K Q स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बोले तो ए स्क्वायर। यार ये एक फोर्स हुआ, ऐसे कितने फोर्स है बता दो, 6 है ना, तो 6 का यार मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर, ठीक है। 6 है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स
एफ नेट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर। सबको ऐड कर लिया भाई, सबको ऐड कर लिया, हो गया आंसर। अच्छा एक चीज और बता दें, गलत बता दिया। क्या गलत बताया? देखो ये चीज एक फोर्स लगा, अब इसके अपोजिट में ये फोर्स भी लग रहा है, ये फोर्स माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर लगा। यार डायरेक्शन भी तो देखना है भैया, वेक्टर सम होता है। ओ गई गलती, हो गई गलती बेटा। अब देखो इस पर एक फोर्स लगा, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इस लाइन पर टोटल फोर्स कितना हो गया अभी बताओ। 5 फोर्स अगर लग रहे होते तो अलग बात है, मैंने 6 लगा दिए, 6 फोर्स लग रहे हैं। तो ये अपनी तरफ की जाए, अपनी तरफ टोटल फोर्स इस पे इस लाइन की वजह से कितना हो गया। Q2 जो फोर्स लगा रहा है वही Q5 लगा रहा है, तो इस लाइन पर जैसे मान लो इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लॉजिक समझो, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स यार इस लाइन पे कितना आप बोलोगे? बोलोगे ना 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, बोलोगे ना? हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बोलना पड़ेगा। हाँ अब Q5, ये देखो Q5 ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कोई कर नहीं पा रहा है, दोनों को धोखा दे दी उसने कि माइनस Q1 ने Q5 को जो है इशारा कर दिया, हाँ आ रहे, आएगा ही नहीं। माइनस Q ने Q2 को इशारा किया, गई नहीं। यार कैसे जाएगी, इसमें जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना फोर्स इधर लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। अब Q1 का ले लो, Q1 ने जितना फोर्स लगाया यार उतना Q4 ने भी लगाया, सेम फोर्स है, दोनों का फोर्स सेम है, फिर ये भी कैंसिल आउट हो गया। Q3 ने जितना फोर्स लगाया Q6 ने उतना फोर्स लगाया, फिर फोर्स कैंसिल आउट हो गया। तो बात ये है कि नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0। तो एफ नेट, एक फोर्स तो ये है, एक सिंगल फोर्स इतना आया गया, तो एफ नेट हो जाएगा 0। दिस इज करेक्ट आंसर, तो 0 हो जाएगा। और भी ले सकते हैं, जैसे कोई भी, देखो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट बता दें। सिमेट्री का यार एक कॉन्सेप्ट है ना लॉजिक सा, मान लो कि एक अगर स्क्वायर है, यहां पे कंसेप्ट ऑफ कूलम्ब फोर्स ऑन सिमेट्रिकल चार्जेज। देखो मान लो कि एक चार्ज Q यहाँ पे है, 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 और एक चार्ज यहाँ पे दिया है Q0। ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है। पूछा जाए कि व्हाट इज द नेट फोर्स एट सेंटर O, व्हाट इज द नेट फोर्स एट सेंटर O। हाँ, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा बताइए, सेंटर O पर नेट फोर्स क्या होगा? पहले तो ये डिस्टेंस देख लो कितनी आएगी। वैसे सॉल्व नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, बहुत कम टाइम होता है नीट में, आपको जितना टाइम बच जाए उतना बचाना है, तो इसमें पीएचडी नहीं करनी, बट एक जनरल आइडिया दे दें कैसे 0 होगा। अब देखो इस पॉइंट O पर आपको निकालना है यार, ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस आपकी पता नहीं क्या है, ये भी A, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, नामकरण कर लो, ABCD, ये हमने कर लिया नामकरण। नामकरण करने के बाद अब इसको बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? DB, या DB इसको लिख लेते हैं, DB इज इक्वल टू रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, DB इज इक्वल टू रूट ऑफ 2A स्क्वायर, तो DB इज इक्वल टू रूट 2A या A रूट 2। अब ये जो DB है वो क्या है बताइए, DB इज इक्वल टू है कि नहीं, क्या OD DB, पूरा DB जो है वो क्या है, DB बाई 2 को क्या OD लिखते हैं या OB लिखते हैं? OB और OD तो दोनों बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस बराबर है,
यहां से यहां तक की बराबर है, O से B बराबर है, O से D बराबर है। तो और है कितना, इन पूरे का आधा है भाई, पूरे का आधा है। और dB आया कितना, A√2 आया है। A√2 dB की जगह लिख दिया, डिवाइड बाई 2 लिख दिया, और ये OD और OB दोनों की वैल्यू हो जाएगी। तो √2 से 2 को काटोगे तो नीचे आएगा √2। तो A डिवाइड बाई √2 इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OB। ये तो वैल्यू आ गई आपकी किसकी, OD और OB की। ऐसे सेम यार ये चीज आएगा आपका OC और OA में, सेम चीज आएगा, OC और OA भी इसी के बराबर होंगे। तो देखो मैं एक फोर्स निकाल के दिखाऊं कि फोर्स ऑन OA कितना फोर्स लगेगा। A पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे A पॉइंट है आपका, यहाँ से फोर्स इस पे कितना लगेगा तो निकाल के दिखाऊं। K, मान लो यहाँ पे चार्ज Q, A पे पॉइंट पे कितना है Q, सेंटर पे कितना है Q0, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है भाई A बाई √2 ऑफ होल स्क्वायर। तो A बाई √2 ऑफ होल स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, K Q इंटू Q0 डिवाइड बाई A स्क्वायर बाई 2, ये लिख सकते हो क्या, 2K Q0 डिवाइड बाई A स्क्वायर। तो यार FOA, क्या यही FOA बराबर नहीं होगा FOC के, सेम चीज FOC भी इसी के बराबर होगा। ये पार्ट ये इसी के बराबर होने की वजह से इसका मतलब नेट फोर्स ऑन AC पर बताइए क्या फोर्स होगा, अपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। FOA अगर पॉजिटिव है तो माइनस FOC हो जाएगा, तो इस पर पूरा जीरो आ गया। ऐसे ही यार FBD पर जीरो आ जाएगा, है ना, ऐसे ही FBD पर भी जीरो आ जाएगा। तो नेट फोर्स एट सेंटर, तो F नेट हो जाएगा आपका जीरो, तो F नेट हो जाएगा जीरो। अच्छा दूसरी बात ये देखो, इस पे तो हो गया जीरो। अब सिंपल सी कहानी, जब भी देखो सिमेट्रिकल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में सीधे सीधे आपको सेंटर पर जीरो कर देना है। अब इसमें बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको समय बचाने की जरूरत है। ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ले लिया, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका साइड A, इसका साइड A, इसका साइड A, यहाँ पर चार्ज Q रखा है, यहाँ पे चार्ज Q रखा है, यहाँ पे चार्ज Q रखा, और यहाँ पे एक चार्ज मान लो Q0 रखा है। पूछा जाए कि यहाँ से सेंटर पर नेट फोर्स क्या होगा, तो सीधे सीधे एफ नेट को जीरो लिखना है। सिमेट्रिकल ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेंटर पे अगर पूछता है तो जीरो आंसर हो जाएगा हमेशा। देखो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया पॉइंट टू पॉइंट, बेटा पॉइंट टू पॉइंट चेंज हुआ तब तो जीरो नहीं बोल सकते, है ना। तो अब जैसे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक। देखिए जैसे देखिए जानते हो डीसी पांडे जी का को फॉलो करना जरूरी है, तो ज्यादातर क्वेश्चन मेरे बेटा वहीं से होते हैं। Q3 की अगर बात करो, Q3 क्या हो गया, Q3 आपको दिया है 3 माइक्रोकूलम, मतलब सब दिया है लेकिन एक एक करके लिख रहा हूँ। 3 माइक्रोकूलम हो गया। यहाँ पे आपका एक चार्ज Q1 दिया है 1 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है हमें 2 माइनस 2 माइक्रोकूलम। देखो Q1 1 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस 2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज 3 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन ये है कि 3 चार्जेस गिवन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड 1 मीटर है। चलो साइड को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये 1 मीटर हो गया, ये भी 1 मीटर हो गया, और ये भी 1 मीटर हो गया। अब 1 मीटर होने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q1। यार इस पॉइंट पर आपको नेट चार्ज बताना है, इस बार इस पॉइंट पर नेट चार्ज Q1 पर फाइंड नेट फोर्स एट Q1 पर। अब ये सोचो Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। ये सोच लो कि एक का डायरेक्शन ये इसको अट्रैक्ट करेगा और क्या करेगा, देखो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। Q1 Q2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, फोर्स ऑन 2/1 का डायरेक्शन ये हो गया। अब यहां देखो ये एंगल बेटा है क्या,
अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया। और एक फोर्स देख रहे हो ऊपर से Q3 इसके ऊपर लगा रहा है, Q3 और Q1 दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर अप क्या करेगा, रिपेल करेगा। कर दिया रिपेल। फोर्स ऑन 1/3, फोर्स ऑन 1/3 एंड फोर्स ऑन 1/2। एक मिनट, ये है आपका फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 1/2। तो देखो ये इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग, फोर्स ऑन 1/2 एंड फोर्स ऑन 1/3। और ये बेटा एंगल जो है, इस एंगल के बारे में देखो, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। कैसे, ये 60 डिग्री है, इसको ऐसे बढ़ा दें इधर, ये हो जाएगा इधर, तो एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। या रिजल्टेंट फोर्स निकालने का फार्मूला याद है, वेक्टर में किया था ना, Fr इज इक्वल टू रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इस फार्मूले से करने वाले हैं। तो यहाँ से एफ आर या रिजल्टेंट को बोले तो नेट आ जाएगा। कैसे आएगा आप कर सकते हैं। F1 कितना दिया है, F1 दिया क्या है, F1 निकाल लो। F1 कैसे निकालोगे, F1 इज इक्वल टू, फार्मूला वही है, K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यार। तो K Q1 कितना है 1 माइक्रोकुलाम, तो Q1 इज 1 माइक्रोकुलाम, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 इज 2 माइक्रोकुलाम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6। यार माइनस लगा हुआ, कोई मतलब नहीं होगा, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू के की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, उसको भी रख लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -12। तो इसको सॉल्व कर लेना, तो ये होगा 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये आ गया भैया F1। F2 जब निकालोगे तो F2 कितना हो जाएगा 3 इंटू 1, तो 3 इंटू 1 इंटू ये 27 में आ जाएगा, 27 इंटू 10 टू द पावर, देखो ऐसे निकाल के यहाँ पे निकाल दें। F2 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा K Q1 Q3 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा, तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -6। अच्छा, Q3 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। तो यार ये 27 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। ओके कैसे हो जाएगा, देखो 9 यहाँ -12 आएगा तो -3 हो गया। तो दोनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो यहां से आप करेंगे तो 18 ऑफ स्क्वायर, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 ऑफ होल स्क्वायर बेटा, प्लस 27 इंटू 10 टू द पावर -3 ऑफ होल स्क्वायर बेटा, प्लस 2 F1 F2 आगे कर लेना, ठीक है। आगे करके इसका आंसर आप जो है कमेंट करना, इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज कमेंट करिएगा कि क्या आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। आगे बढ़े और टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, ताकि प्रोसेस में बताऊं, टाइप ऑफ क्वेश्चन बताऊं, आपकी प्रैक्टिस जो है ज्यादा धीरे धीरे होती जाएगी और वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा है कुछ, यहां पर एक चार्ज है, इस चार्ज को हमने बोल दिया ये चार्ज है Q1, और ये जो चार्ज है ये हमारा है Q3, और ये जो चार्ज है ये है Q2, ये चार्ज है Q2, ठीक है। ओके अब देखिए, origins one in the figure Q1 Q2 according to the system with respectively। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, कलर चेंज कर लें, येलो ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये है कि भैया एक चार्ज यहाँ पे Q1 दिया है जिसकी वैल्यू Q,
यहाँ पे एक चार्ज दिया है Q2 ये भी Q, एक चार्ज दिया है Q3 ये भी Q, और यहाँ का कोऑर्डिनेट दिया है यार। ये कोऑर्डिनेट ये तो पता है कि ओरिजिन है तो 0,0,0, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ये दिया है आपको ये दिया है 1,0,0, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है ना ये दिया है आपको 1,1,0। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है बेटा कि फाइंड नेट फोर्स एट Q1। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, कैसे करोगे Q1 पर? फिर एक देखो, एक तो ये पता करना पड़ेगा कि ये कैसा ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे हुआ आपका 1, x की वैल्यू 1 हो गई, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू आप देख रहे हो, ये y की वैल्यू यहाँ से ये 1 ले रहा है, ये 1 ले रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है, या इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये 1/2 और √3/4, y की वैल्यू √3/, देखो थोड़ा चेंज क्या कर रहे हो, इसको मैं ले रहा हूँ, थोड़ा आसान कर दे रहा हूँ, बस लॉजिक मुझे सिखाना है आपको। √3/2, ये हो जाएगा। जैसे मान लो अगर देखें क्या हो जाएगा, ऐसे देख लो, ये r है तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वैल्यू क्या, ये पूरी r है, ये आपका हो गया यहाँ से, इसकी वैल्यू अगर देखी जाए पूरा 1 है तो ये 1/2 हो जाएगा। अरे भैया कहाँ चला गया, ये वैल्यू आपका जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है, नहीं ये वैल्यू आप देख रहे हो, ये पूरा कोऑर्डिनेट 0,0,0 है, ये कोऑर्डिनेट आपका जो है 1,0,0 है, और उसके बाद यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है, चलो 1 पे ही करते हैं, क्या करना है ना, लॉजिक ऐसा ही कुछ बनाते हैं, मजा आएगा। 1,1,1 ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, थोड़ा सा आपको डिस्प्लेसमेंट मेथड आना चाहिए। अगर यहाँ से यहाँ तक ये मान लो कि ये R1 है, इसको मान लेते हैं कि ये R2 है यार, है ना यार, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और ये है अपना R, इसको R2 मान लेते हैं। इसकी कोई जरूरत है क्या, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है तो ये वैल्यू हो गया अपना R2। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, R1 कैसे निकालोगे, R1 निकालने के लिए, वेक्टर R1 निकालने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए बेटा। देखो यहाँ का ये कोऑर्डिनेट, इसको बोल सकते हो आपकी x1 y1 z1, x1 y1 z1, ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2 z2, ये हो जाएगा x3 y3 z3। अब सोचो R1 इज इक्वल टू R1 ये निकालना है, तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा x3 माइनस x1 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब 11th तक पढ़े होंगे, प्लस y3 माइनस y1 जे कैप, प्लस z3 माइनस z1 के कैप। फटाफट इसमें वैल्यू रख दो। x3 कितना है, 1 है, 1 माइनस 0 आई कैप, प्लस y3 क्या है, y3 को देखो तो y3 भी 1 है बेटा, तो 1 माइनस y1 क्या है, 0 जे कैप, प्लस z3 क्या है, 0, और ये 0 माइनस 0 के कैप। तो ये वैल्यू R1 की आ गई आपके पास बेटा, ये आ गई आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप। ऐसे ही अगर R2 निकाल लो, वेक्टर R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा x2 माइनस x1 आई कैप, प्लस आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा तुम्हारा देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप, प्लस x2 सॉरी z2 माइनस z1 के कैप। वैल्यू रख लो यार, x2 की जगह क्या रखना है, 1 माइनस 0 आई कैप प्लस y2 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस 0 के कैप।
अब यहां पर देख सकते हो कि ये हो गया आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये तो हो गया आपके R2 की वैल्यू। R1 और R2 दोनों मिल चुका है। अब इसको जो है इसका देखो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो R इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब रूट 2 आएगा। यहाँ R2 इसका मैग्नीट्यूड निकालो, R2 इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे यार तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, तो वैल्यू तो 1 ही आने है। R2 जो है तुम्हारा आ गया, R2 की वैल्यू हो गई बेटा 1, R1 की वैल्यू हो गई रूट 2। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार। अब देखो इसको वेक्टर मेथड से कैसे कर सकते हैं। एक फोर्स लगेगा इधर, सेम चार्जेस है, एक फोर्स लगेगा यार इधर, और ये एंगल जो है थीटा है, और ये एंगल जो है आपका थीटा हो जाएगा। अब देखो दूसरी चीज, अगर ये एंगल थीटा कुछ दिया रहेगा, अभी यहाँ हम मान लेते हैं कि थीटा जो है अपना कितना मान लें 60 डिग्री, चलो 60 डिग्री, थीटा है अपना 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है। तो एफ नेट, इस ये बस कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह से अगर आता है तो एफ नेट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, फिर वही रिजल्टेंट फोर्स निकालोगे, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, cos थीटा। अब यहाँ पर Q1 Q था, Q2 Q था, सब Q के बराबर है। अब यार F1 निकालने के लिए F1 मैं बता देता हूँ कैसे निकालना है, F2 कैसे निकालना है, इसमें वैल्यू रखना, आंसर आ जाएगा। तो F1 इज इक्वल टू K, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q, Q इंटू Q डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी आई है, ये R1, R1 का स्क्वायर करो रूट 2, तो ये हो जाएगा 2, मतलब F1 हो गया K Q स्क्वायर बाई 2। प्लीज बहुत इजी है, बट ये लॉजिक क्लियर होगी। अब देखो जब आएगा ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। F2 इज इक्वल टू K Q इंटू Q स्क्वायर डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा, तो Q स्क्वायर। अब F1 और F2 की, और थीटा की वैल्यू आपको 60 मैंने बोल दिया, 60 रख लो, तो इससे रिजल्टेंट निकाल लेना। तो एक तो ये है कि आप वेक्टर का की कंसेप्ट यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जैसे कुछ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, एप्लीकेशन है, क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कूलम फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ कूलम फोर्स, क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ कूलम फोर्स में अगर हम जाएं, नीट के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं कई बार। स्ट्रिंग से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है, इसमें पॉइंट बना देता हूं कि फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स related to स्ट्रिंग प्रॉब्लम करके भी समझ सकते थे। अब ऐसे मान लो ना यार कि ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, कलर चेंज कर लें, व्हाइट कर लेते हैं। अब यहां पे देख सकते हो कि एक स्ट्रिंग से, ठीक है, एक स्ट्रिंग से किसी को बांध दिया, ठीक, और ये इसका चार्ज Q है और मास M है, चार्ज Q है, मास M है। अब ये देखो इस तरह से यहां से कहां तक जा सकता है, हाँ, यहां से, और ये इधर इस साइड है। ध्यान से समझना, ज्योमेट्री बहुत ही लॉजिकल थोड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो मेरा देखो, मेरा होता है कि कंसेप्ट को मैं आपका क्लियर करूंगा, उसके बाद क्वेश्चन तो आप बहुत सब बढ़िया बढ़िया कर सकते हो। यार ये एंगल आपका जितना इधर जाता है उतना इधर जाता है, तो ये एंगल थीटा है, तो इधर वाला एंगल भी थीटा हो जाता है। ये डिस्टेंस मान लो पूरी रेडियस जो है अगर r थी, ठीक है, r रेडियस जा रहा है,
तो यार यहाँ से ये डिस्टेंस ना r बाई ये डिस्टेंस ना r/2 हो जाती है और ये भी r/2 हो जाती है, r/2 हो जाती है। अब देखो इसका चार्ज q और मास है, ये मैंने बताया। अगर दो बॉल, ठीक है, यहाँ पर है कि कंसीडर कर लो कि m मास का टू आइडेंटिकल बॉल, एक बॉल यहाँ एक बॉल यहाँ, इस तरीके से दोनों का चार्ज भी सेम है, दोनों का मास भी सेम है। अगर सस्पेंडेड है एक कॉमन पॉइंट से टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से, एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग जो आप यहाँ देख रहे हैं, इससे इसको अगर हमने कर दिया एल लेंथ शोन इन द फिगर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर यार एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ये होगी जब ये बॉल का जो वेट है ना mg जो है ये इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। जो वेट है वो आपका वेट ऑफ द बॉल W इज इक्वल टू जो mg है वो इसके बराबर हो जाएगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। अब फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। प्लीज सारा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और देखो यहाँ से बंधा हुआ है तो यार इधर एक आ जाएगा टेंशन, और यहाँ से भाई अगर ये चीज देखा जाए, ये टेंशन है, ये एंगल अगर थीटा है तो एक कंपोनेंट जो है इसका यहाँ भी बनेगा, इस एंगल को भी हम थीटा बोल देंगे। तो यार टी के दो कंपोनेंट, एक तो जा रहा है भैया ये देखो इधर, ये जा रहा है आपका टी कॉस थीटा, यहाँ इधर एक जा रहा है टी, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, अलग से बना के बता रहा हूँ, ठीक है, अलग से बना के बता रहा हूँ। एम मास की बॉडी, वेट हो गया mg, एक टेंशन आप देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक इस डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरा चार्ज यहाँ पे है। अब तो देखो, अब टेंशन जो है कुछ ऐसा लग रहा है इसके ऊपर, टेंशन T। अब ये जो टेंशन T लग रहा है, कहाँ लग रहा है? ऐसे कर लो, ये, हाँ अब ये बना, ये एंगल थीटा। तो इसके साथ तो ये आ गया, इसके साथ ये आ गया, इसके साथ ये आ गया टी कॉस थीटा, और इसके साथ आ जाएगा टी साइन थीटा। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बना देते हैं कि जैसे मान लो कि अगर इसका ये चीज आया, इसको इधर लेके बना देते हैं कि ये टी है, कंपोनेंट होता है भाई, कंपोनेंट, इसको अगर इधर ले लिया तो देखो समझने में ज्यादा आसानी होती है उससे। कैसे? और ये एंगल आपका थीटा हो जाता है। इसी में अब सोचो ये टेंशन टी है, इस टेंशन का जो डायरेक्शन है इस पॉइंट पर बना दो, ये एंगल थीटा हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा इधर हो जाएगा और टी साइन थीटा इधर हो जाएगा। क्यों बनाते हैं लोग? ये दिखाते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, टी साइन थीटा इसके साथ इक्विलिब्रियम में। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम में तो होता ही है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो फिर आप इसको जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसी डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में होता है, बट आपको इमेजिन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे चार्ज लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब टेंशन सोचो जब ये मूव कर रहा है इस तरह से, इसको 3D में नहीं दिखा सकते, बट ये समझो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को टी साइन थीटा और इसके वेट को टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है। हो गया, कहानी खत्म। टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। मतलब अभी मैंने बनाया था टी कॉस थीटा mg के बराबर था, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप एफ ई देख रहे थे, टी साइन थीटा भी उधर जा रहा था, इस तरह से अगर मैंने बनाया था। तो अब क्या था कि ये इसको बैलेंस कर रहा था। इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जरूरी क्या था? टी साइन थीटा एफ ई के बराबर हो और एक दूसरे के अपोजिट हो। तो टी साइन थीटा एफ ई के बराबर, पीएचडी थोड़ी ना करना है, सिंपल सी बात, क्या करना है हमें? क्वेश्चन करने हैं। तो टी साइन थीटा एफ ई के बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और टी कॉस थीटा वेट ऑफ mg के बराबर होगा, तब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। तो एट इक्विलिब्रियम ये लिखा जा सकता है। एक बार फिर से समझ लें आप इसको कि m मास की बॉडी है, वेट हो गया डाउनवर्ड में mg, एक कंपोनेंट आ रहा है आपका t cos थीटा। टेंशन जो है आपका, टेंशन का जो डायरेक्शन है ना, टेंशन का डायरेक्शन रिलेटिव लिया गया है, ये हो गया टेंशन t का डायरेक्शन। बॉडी जब इधर जा रही है तो टेंशन इसके अपोजिट लगता है, और ये एंगल आपका थीटा था,
तो यहां से आप देख सकते हैं ये इधर जा रहा है तो टेंशन इसके अपोजिट ही जाता है, रिजल्टेंट टेंशन। तो टी कॉस थीटा इस पे आ गया है और टी साइन थीटा इधर आ गया है, टी साइन थीटा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर किसकी वजह से, यहाँ पर जो एक चार्ज है, ये वाली बात हो रही है, यहाँ पर जो चार्ज है इसकी वजह, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बैलेंस कौन करेगा, टी साइन थीटा। और और mg को बैलेंस कौन करेगा, t cos थीटा बैलेंस करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सिंपल सा लॉजिक था, t sin थीटा fe के बराबर हो गया और t sin थीटा इसके बराबर हो गया, दोनों को इक्विवेट कर दीजिए तो t cos थीटा mg के बराबर, तो यहाँ से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेट कैसे कर सकते हैं, तो t sin थीटा डिवाइड बाई t cos थीटा इज इक्वल टू fe डिवाइड बाई mg लिख सकते हैं, t से t को काट डालिए तो tan थीटा आपका हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू fe डिवाइड बाई mg। तो tan थीटा से आप फाइंड कर सकते हैं कि वे डायरेक्शन क्या होगा उसका। और t फाइंड करना चाहते हैं कि t क्या आएगा, तो उसके लिए t रिजल्टेंट अगर निकालना चाहें, देखिए t रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, t नेट, t रिजल्टेंट निकालने के लिए आप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लगा दीजिए, सिंपल, t साइन थीटा ऑफ होल स्क्वायर प्लस t cos थीटा होल स्क्वायर, सिंपल, प्लस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, और t sin थीटा और t cos थीटा के बीच का जो एंगल है बेटा वो कितना है, 90 डिग्री, प्लस 2t sin थीटा इंटू t cos थीटा इंटू cos 90 लिखेंगे, जीरो हो जाएगा। तो आगे का टर्म जब जीरो ही होना था तो हमने लिखा नहीं, इसमें वैल्यू पुट करके नेट रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो, tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इसमें लॉजिक हैं जो आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसी पर बेस्ड बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं जिसको हमें करना बाकी है। और जैसे एक क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूं आपको, कहाँ गया, जैसे ये देख सकते हैं, दीज आर टू चार्जेस, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी उसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कूलम 402, देयर आर टू चार्जेस, वन माइक्रो कूलम एंड सेकेंड वन इज, देखिए Q1 दिया हुआ है आपको, मैं बस हिंट देता जाऊंगा, पहले क्वेश्चन का जो है Q1 दिया है 1 माइक्रो कूलम, Q2 दिया हुआ है आपको 5 माइक्रो कूलम। तो द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, यार there are two charge Q1 and Q2, the ratio of the force acting on them will be, ratio of the force क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करें तो there are two charge 1 microcoulomb, the ratio of the force acting on them क्या होगा, F1। देखो एक चार्ज से तो कोई फोर्स लगता नहीं, सिंपल सी बात है यार, बहुत ही आसान सा, कि फोर्स ऑन वन बाई टू इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा, फोर्स ऑन 2/1 होगा के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बताइए फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1 की अगर मैं बात करूं तो उसको क्या लिखा जा सकता है, बताइए, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट बेटा, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है। तो इसमें जो है पहले का आंसर आपका क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज करना पड़ा है, कुछ क्वेश्चन मैं फटाफट बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया।
ये क्वेश्चन आपका हो गया भैया सही। वेल टू फोर्सेस, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करो, दूसरा क्वेश्चन है टू द फोर्सेस बिटवीन टू चार्ज। आर की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है देख सकते हो यार। आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.06 मीटर, मतलब 6 इंटू 10 to the power 6 × 10 to the power -2 मीटर आर दिया हुआ है। फोर्स दिया है तुम्हें यार 5 न्यूटन, 5 न्यूटन दिया है बेटा। इफ चार्जेस आर मूव टूवर्ड्स अदर बाय 0.04 मीटर देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। यार सबसे पहले तो तुम बेटा टू चार्जेस दोनों चार्ज को Q और Q दिया हुआ है मान लिया, तो F इज इक्वल टू फार्मूला लगा के K Q इंटू Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर करके Q निकालना है। F दिया है तुम्हें 5, K की वैल्यू 9 × 10 to the power 9 इंटू क्यू स्क्वायर, और R का स्क्वायर करोगे तो 36 × 10 to the power -4। आपका काम है यहाँ से Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लो। Q को बिना चेंज किए देख रहे हो ना, Q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। या तो इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ दो, दूसरे इक्वेशन में F इज इक्वल टू लिखो। क्या लिखोगे, लिखोगे आप K इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस को 0.04 कर दिया गया, तो 4 × 10 to the power -2 ऑफ होल स्क्वायर 16 × 10 to the power -2। इसको इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो नया फोर्स मिल जाएगा, कितना होगा। डिस्टेंस कम हुई है, सिंपल सी बात, आप सोच सकते हो कि फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो दूसरे का जो आंसर आएगा बेटा उसको सॉल्व कर लेना, दूसरे का आंसर आप कमेंट भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आइडिया दे दूं। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। इस क्वेश्चन के बारे में फटाफट अगर डिस्कस करें तो देखिए, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10 to the power -12। एक चीज और याद रखना है, यूनिट का ध्यान देना है, 8.85 10 to the power -12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा बेटा। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर सेकेंड, ये गलत है, ध्यान रखना। वैल्यू सेम लिखी है बट यूनिट का भी हमें ख्याल रखना है। तो तीसरे का जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा सी। चौथे के आंसर में अगर आ जाए, चौथे में तो मैं तरीका बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 माइक्रोकूलाम। देखो टू चार्ज दोनों की वैल्यू Q1 और Q2 दोनों बराबर है, कितने हैं 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 × 10 to the power -6 कूलाम। R की वैल्यू आपको दे रखी है 5 × 10 to the power -1 मीटर, 0.5 को मैंने लिख दिया और आसान। अब इसमें आपको करना क्या है, if both exist inside vacuum then the force between them is, तो F इक्वल टू फार्मूला लगा दो ना, F इक्वल टू लिख दो 9 × 10 to the power 9 इंटू Q1 × Q2 दो बार, 2 × 2 10 to the power -12 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर कर दो 25 × 10 to the power बेटा -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आना चाहिए वो आंसर आएगा 2.24, ये आंसर आना चाहिए 2.24। अगर नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 5, द चार्ज ऑन टू स्फीयर आर से +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, द एक्सपीरियंस फोर्स F each of them is given to additional charge -2 Q, देन न्यू फोर्स क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर -2 कूलाम +7 को दोगे तो +7 माइक्रोकूलाम -2 माइक्रोकूलाम, तो ये बन जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा बताओ 5 माइक्रोकूलाम नया चार्ज बन जाएगा। और जब इसको -5 माइक्रोकूलाम को -2 माइक्रोकूलाम और दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -7 माइक्रोकूलाम हो जाएगा। इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एडिशनल चार्ज, इतना दिया गया -7, तो Q1 आपका ये नया चार्ज ये हो गया और दूसरा ये हो गया, देन द न्यू फोर्स बिटवीन देम। तो बेटा एक काम करना, F1 इज इक्वल टू लिखना K Q1 बोले तो 7 × 5 × 10 to the power -12 लिख दे रहा हूं मैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर लिखना तुम F2 इज इक्वल टू लिख लेना K Q1 तुम्हारा हो जाएगा 5 × 7 5 × सॉरी क्वेश्चन नंबर 5
अच्छा 5 इंटू 7 कहाँ गया, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7 इंटू 10⁻⁻6। एक चीज का ध्यान देना, अब देखो एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है, इसको 7 दिया गया, 7 -2 दिया गया, तो -2 जब दिया गया तो 7 -2, और यहाँ माइनस ऑलरेडी है -5, और इसको चार्ज दिया गया सॉरी -2। अब ऐसे तो लग रहा है कि कोई चेंज नहीं आएगा, 7 इंटू 5 यहाँ है तो ये 5 इंटू 7 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। सॉल्व करके देखना, अब ये जो दूसरा नया चार्ज आया है ये कैसे गलत है। अब इसको अगर देखा जाए, सिंपल सा लॉजिक, चलिए मैं बता देता हूँ। कहाँ गया, अरे हाँ, इसका आंसर जो है क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है, ध्यान से बताना। देखो यार, ये 7 हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। टू चार्जेस, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखो, टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ए डिस्टेंस आर एक्सर्ट ए फोर्स एफ ऑन ईच अदर इफ द चार्ज आर हाफ। यार एक काम करना, टू इक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब Q1 आपका Q2 के बराबर है, जो Q1 Q2 Q के बराबर है, एट डिस्टेंस R, और डिस्टेंस यहाँ पे R है, और फोर्स ऑन ईच अदर। तो F की वैल्यू आ गई यार, K हो गया Q स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इफ द चार्जेस आर हाफ, चार्ज को Q1 और Q2 को Q/2 कर दो। दूसरा केस, ये F1 में आ रहा है, F2 में क्या करो, F2 में बता दे रहा हूँ, बस जनरल आइडिया दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन का आपको कंप्लीट करके दिखाना है। F2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका K Q/2 इंटू Q/2, तो Q²/4 डिवाइड बाई यार ये क्या हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 2R ऑफ होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दोगे, K Q²/4, यहाँ से 4 आएगा, 4 इंटू 4 16 R स्क्वायर। तो F1 डिवाइड बाई F2 निकाल देना, F1/F2 क्या आएगा, इसको K Q² डिवाइड बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई K Q² डिवाइड बाई 16 R स्क्वायर। तो के को काट डालो, कू का के सब कट जाएगा, 16 रेशियो होना जाएगा। तो न्यू फोर्स तुम्हारा हो गया F1/16 हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे अगर देखें 7 एंड 8 मेटालिक स्पेयर। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना, सॉल्व करके जो है आप कमेंट करना, 7 और 8 के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करेंगे। दो क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, 9 10, ये 4 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। चलो, टारगेट है हमारा कि नीट 720। ओके, ऑल ऑफ यू, गुड डे।